नमस्कार साथियों। तो हम लोग पढ़ रहे थे मस्कुलर सिस्टम में, जिसमें हमने कल मसल फाइबर के बारे में डिस्कस किया था। उसी क्लास को आगे आज जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी। इसी को हम कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोसेस भी कहते हैं और इसे सरकम तंतु का सिद्धांत भी कहा जाता है। ये जो स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी है तो ये हमारे मतलब मैक्रो स्ट्रक्चर ऑफ स्केलेटल मसल, ये हमारे स्केलेटल मसल पर ही आधारित होता है। जो स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी है वो कौन सी मसल्स पर आधारित होती है? तो स्केलेटल मसल्स पर आधारित होती है, जो हमारी मतलब ऐच्छिक मांसपेशियाँ होती हैं। तो ऐच्छिक जो हमारी मांसपेशियाँ होती हैं वो कैसी होती है? धारीदार होती है। जैसे ये मसल्स है, मसल्स में क्या है? धारी होती है, धारी होती है। इसी को हम स्केलेटल कहते हैं और इसी को हम ऐच्छिक कहते हैं। तो ये जो हमारा स्लाइडिंग फिलामेंट सिद्धांत है ये इसी मसल्स पर आधारित होता है। इसीलिए हमने पहले आपको माइक्रो स्ट्रक्चर ऑफ स्केलेटल मसल्स पढ़ा दिया था कि मसल्स का जो स्ट्रक्चर होता है वो कैसा होता है। उसको थोड़ी सा रिवाइज कर लेते हैं। जो मसल्स का स्ट्रक्चर था वो कैसा था? मांसपेशियों का एक बंडल था, ऐसे मांसपेशियों का बंडल था। इसकी बाहरी परत को क्या कहते हैं? एपिमाइसियम। ऐसे आपको इसी पे क्या होता है? यही हमारा स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी आधारित होती है। इसी को ये एक बंडल हो जाता है, ऐसे पूरा ही बंडल होता है। जिसकी बाहरी जो परत होती है ये क्या कहला रही थी? एपिमाइसियम। क्या कहला रही थी? एपिमाइसियम कहला रही थी। इसी पे जो एक तंतु था, ये कई तंतु है, ये कई तंतु है। जब एक तंतु था वो एंडोमाइसियम था। क्या था? जब एक तंतु का अध्ययन कर रहे थे। ये एक तंतु जैसे ये एक सिंगल तंतु ले लिया और ये क्या है? एक पूरा एक बंडल है। तो एक तंतु को हम क्या कहते हैं? एंडोमाइसियम था। और जो ये वाले ये इधर से जो बांध के रख रहा था ये क्या था? पेरीमाइसियम। तो आपने ये पढ़ा हुआ था कि मतलब जो हमारी मसल होगी तो मसल जो हमारी होती है वो दो सिरों से मिलकर बनी होती है। जैसे ये मसल से मांसपेशी है कोई, मांसपेशी है कोई, तो इसका क्या है? एक सिरा होगा, यहाँ से क्या है? दूसरा सिरा होगा। जो ये सिरे थे इनको क्या कहा जा रहा था? टेंडन कहा जा रहा था। टेंडन, मांसपेशी के सिरा को क्या कहा जा रहा था? टेंडन कहा जा रहा था। तो हाँ, और इसी में क्या है? धारियाँ होती है बीच में। तो हमारा जो स्लाइडिंग फिलामेंट सिद्धांत है तो वो कैसी मसल्स पर आधारित है? स्केलेटल मसल्स पर आधारित है। तो आपको अभी ये यहाँ तक समझ में आ गया था आपको? ये मैंने पहले पढ़ा दिया है आपको स्ट्रक्चर, इसलिए अब इस सिद्धांत को पढ़ाएंगे कि स्लाइडिंग फिलामेंट सिद्धांत ये किसने दिया, इसकी खोज मतलब किसने की। क्वेश्चन एग्जाम में यही पूछा जाता है कि स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी या इस थ्योरी का प्रतिपादन किसने किया। तो इस थ्योरी का जो प्रतिपादन है किसने किया था? यहाँ से आप देखेंगे कि इस थ्योरी का प्रतिपादन या इस सिद्धांत का प्रतिपादन एच या हेंसन हक्सले कहते हैं या H.E. हक्सले भी इनको कहा जाता है। H.E. हक्सले या इसी को क्या हम कहते हैं? हेंसन हक्सले भी कहते हैं।
अब एक क्वेश्चन यही हो गया कि इस सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया, तो इस सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया, तो हक्सले। किसने किया, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है इनका नाम, हक्सले ने किया। और ये सिद्धांत कौन से सन में दिया गया, तो कब दिया गया, यह सिद्धांत 1954 ईस्वी में दिया गया। कहीं कहीं पे 53 भी किसी किसी बुक में मिलता है, लेकिन 54 एकदम राइट है कि स्लाइडिंग फ्रैगमेंट सिद्धांत कब, 1954 में। इसके बाद जो इस सिद्धांत का प्रतिपादन किया, तो इनके साथ इनके और भी कई साथी थे, जैसे कि मतलब इनके साथ खोज में जो इन्होंने ये, और ये पूछता कि हक्सले कहाँ के रहने वाले थे, तो ये कहाँ के थे, ये इंग्लैंड के रहने वाले थे। यहाँ पे लिख लीजिए, इंग्लैंड के रहने वाले थे। कहाँ के थे, इंग्लैंड के थे, इंग्लैंड के रहने वाले थे। इसी खोज पर इनको एक नोबेल पुरस्कार भी दिया गया था। इंग्लैंड के रहने वाले थे। इनके साथ खोज में जो इनके साथी थे, तो उन साथियों को, इनके साथ खोज के लिए इनके साथी खोज में और वैज्ञानिक थे, मतलब यह सिद्धांत 3 लोगों ने मिलकर दिया था। तो और वैज्ञानिक थे, तो उन वैज्ञानिकों के भी नाम भी आप मतलब लिख लीजिए। पहला तो एंड्रू हक्सले ही है, एंड्रू हक्सले। और दूसरे मनोवैज्ञानिक है राल्फ निडर जर्के। कौन है, राल्फ निडर जर्के। और जो तीसरे मनोवैज्ञानिक हैं वो कौन है, जीन हैंसन। कौन है, जीन हैंसन। फिर जीन हैंसन, तीनों ने इस सिद्धांत को मिलकर के दिया था। तीनों ने यह सिद्धांत मिलकर दिया था, मिलकर दिया था। तो यह सिद्धांत किस पर आधारित है, तो हमारे माइक्रो स्ट्रक्चर पर आधारित है। मतलब जो हमारी मांसपेशी कैसे कॉन्ट्रैक्ट होती है उसी पर आधारित है। अगर व्यक्ति चल रहा है तो मांसपेशी कॉन्ट्रैक्ट हो रही है, अगर मांसपेशी कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगी तो व्यक्ति उसमें क्रियाएं नहीं कर पाएगा। तो हमारा जो सिद्धांत है वो किस पर आधारित होता है, तो मांसपेशी के कॉन्ट्रैक्ट पर ही आधारित होता है। मांसपेशी का कॉन्ट्रैक्ट होना तो क्या है, यह सिद्धांत हमारी मांसपेशियों पर ही आधारित है। आप मतलब क्या कहते हैं जो इन, तो आपको यहाँ तक समझ में कि इस सिद्धांत का जो प्रतिपादन है तो मेन श्रेय जो जाता है वो कौन है, हक्सले है। और इस सिद्धांत का प्रतिपादन 1954 ईस्वी में किया गया। जो हक्सले किस देश के रहने वाले थे, तो हक्सले इंग्लैंड के रहने वाले थे। और फिर इनके साथ इनकी खोज में और वैज्ञानिक थे, तो एंड्रू हक्सले, राल्फ निडर जर्के, जीन हैंसन, इन तीनों ने मिलकर यह सिद्धांत दिया था। इसी खोज के कारण क्या कहते हैं, हक्सले ने इस थ्योरी, मतलब जो एच ई हक्सले को इसी खोज के कारण क्या नोबेल पुरस्कार दिया गया। किसको दिया गया था, हक्सले को दिया गया था। एच ई हक्सले को क्या प्रदान किया गया, नोबेल पुरस्कार। देखो नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया। अब जो इम्पोर्टेंट है तो आपको मैंने बता दिया कि पहला क्वेश्चन यहाँ से बन जाएगा, हक्सले, इस सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया, तो हक्सले ने किया। दूसरा क्वेश्चन है कि किस सन में हुआ, 1954 में हुआ। फिर
ये बहुत कम पूछा जाता है कि ये किस देश के रहने वाले थे, तो आपको लेकिन जानते रहना कि ये इंग्लैंड के रहने वाले थे। अगर आता है कभी इन लोगों के बारे में नहीं पूछा जाता है, अगर ऑप्शन में पूछा जाता है, अगर इन लोगों का भी नाम दिया गया है तब भी अगर एक को पूछा जा रहा है, एक को सिरे दिया जाए, अगर ये सभी ऑप्शन में है तो सभी में जाना है, नहीं तो किसको हक्सले ही इसके मेन थे तो हक्सले को ही आपको मानना है। अब ये सिद्धांत किस पर है तो हमारी मांसपेशी कॉन्ट्रैक्ट पर ही आधारित होता है। तो इन्होंने मतलब हक्सले ने इस थ्योरी की कितनी अवस्थाएं बताई हैं, तो इन्होंने 5 अवस्थाएं बताई हैं। हक्सले ने इस थ्योरी की कितनी अवस्थाएं बताई हैं, हक्सले ने इस थ्योरी की, हक्सले ने इस सिद्धांत की 5 अवस्थाएं बताई हैं। सिद्धांत की 5 अवस्थाएं बताई हैं, अवस्थाएं बताई हैं। अब जो 5 अवस्थाएं बताई हैं उनको एक एक करके देखेंगे कि पहली जो है रेस्ट फेज मतलब आराम की अवस्था। पहली अवस्था इनकी क्या है, यहाँ तक आपको समझ में आ गया। इसके बाद इनकी जो 5 अवस्थाएं हैं वो एक एक करके देख लेंगे। पहली है रेस्ट फेस। रेस्ट फेस आराम की अवस्था, आराम की अवस्था। तो आराम की अवस्था में है तो हमारी मतलब मसल्स कैसे कार्य करेगी, तो इसमें क्या है मांसपेशियों में कोई तंत्रिका आवेश या नर्व इम्पल्स कहते हैं नहीं होता है। मांसपेशियों में क्या है कोई भी तंत्रिका आवेग नहीं होता है आराम की फेस में। और जो आप नोट डाउन भी करते रहेंगे एक एक कर करके इसी पे। मांसपेशियों में क्या नहीं होता है, मांसपेशियों में नर्व इम्पल्स कोई लिख लेगा नहीं तो मांसपेशियों में क्या है तंत्रिका आवेग नहीं आते हैं। क्या है तंत्रिका आवेग नहीं होते हैं, मांसपेशियों में तंत्रिका आवेग नहीं आते। आराम की अवस्था में मांसपेशियों में तंत्रिका आवेग मतलब नर्व इम्पल्स नहीं मतलब आते हैं। और दूसरा है जो मायोसिन होता है वो क्या है अनचार्ज रहता है, वो चार्ज नहीं होता है। जो मायोसिन होता है वो क्या है अनचार्ज रहता है। मायोसिन अनचार्ज रहता है, मायोसिन अनचार्ज रहता है। जो एटीपी क्रॉस ब्रिज क्या है वो दूर दूर रहते हैं। जो एटीपी होते हैं एटीपी क्रॉस ब्रिज दूर दूर रहते हैं। कैसे रहते हैं दूर दूर रहते हैं, दूर दूर रहते हैं, दूर दूर रहते हैं। एटीपी के 2 निगेटिव तथा एटीपी के कितने फेस मतलब 2 निगेटिव फेस बनते हैं। जो हमारा एटीपी एक्टिन फिलामेंट को प्रोपोपिन की कितने निगेटिव 2 निगेटिव चार्ज होते हैं। एटीपी के 2 निगेटिव 2 निगेटिव तथा एक्टिन के एक्टिन का ट्रोपोमिन, एक्टिन का जो एक्टिन के कितने प्रोटीन होते हैं तो 2 होते हैं। एक ट्रोपोनिन होता है एक ट्रोपोमायोसिन होता है। तो जो एक्टिन का ट्रोपोनिन होता है
एक्टिन का ट्रोपोनिन भी दो नेगेटिव चार्ज के साथ रहता है, जो नेगेटिव चार्ज के साथ रहता है। तो मांसपेशियों में तंत्र का आवेश मतलब नर्व इम्पल्स नहीं आते हैं। मायोसिन अनचार्ज रहता है। एटीपी क्रॉस ब्रिज जो होते हैं वो दूर दूर रहते हैं। एटीपी की दो नेगेटिव तथा एक्टिन का ट्रोपोनिन भी दो नेगेटिव चार्ज के साथ रहता है। एक्टिन के दो प्रोटीन ट्रोपोनिन और मायोसिन होता है। एक्टिन के कितने प्रोटीन होते हैं ये भी लाइन लिख लीजिए। एक्टिन के दो प्रोटीन होते हैं, दो प्रोटीन, एक हो जाएगा ट्रोपोनिन और एक हो जाएगा ट्रोपोमायोसिन। ट्रोपोनिन व ट्रोपोमायोसिन, तो एक्टिन में कितने प्रोटीन होते हैं? हम एक्टिन के इनको बच्चे भी कह सकते हैं इसमें, क्योंकि दो होते हैं, ट्रोपोनिन होता है और ट्रोपोमायोसिन होता है। फिर इसी पे आगे और जाएंगे। इसमें जो एक्टिन और मायोसिन रहता है वो क्या है, अनकपल में रहते हैं, मतलब जोड़ों में नहीं रहते, दूर दूर रहते हैं। देखो मैंने यहाँ पे लिखा है जो एटीपी क्रॉस ब्रिज क्या है, दूर दूर रहते हैं। तो एक्टिन और मायोसिन भी क्या है, मतलब जोड़ों में नहीं रहते, वो अनकपल रहते हैं, दूर दूर रहते हैं। कौन कौन? एक्टिन व मायोसिन। मायोसिन कैसे रहते हैं? ये अनकपल रहते हैं, अनकपल रहते हैं। अनकपल मतलब कि जोड़ों में नहीं रहते हैं, जोड़ों में मतलब दूर दूर रहते हैं, दूर दूर रहते हैं। तो एक्टिन और मायोसिन क्या है, दूर दूर रहते हैं, मतलब पास नहीं रहते हैं। जब इनमें मतलब कैल्शियम आयन, मतलब कैल्शियम आयन जब प्लस मतलब प्लस में आता है, जब कैल्शियम आयन ऐसा आप लिखिए कि कैल्शियम आयन सब होता है, तो कैल्शियम आयन का स्टोर, जब कैल्शियम पॉजिटिव हो जाता, मतलब पॉजिटिव जब होता है कैल्शियम आयन बन जाते हैं, तो कैल्शियम आयन का स्टोर कहाँ पर होता है? तो कैल्शियम आयन का स्टोर, आयन का जो स्टोर है वो कहाँ पर होगा? सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम में होगा, क्योंकि मांसपेशी का नाम दूसरा क्या है, सार्को है, तो ये मांसपेशियों से ही संबंधित है। तो जो इसका स्टोर होगा, जमाव होगा, वो कहाँ होगा? मांसपेशी की ही किसी कोशिका में होगा। तो कहाँ होता है ये? सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रेटिकुलम स्टोर होता है, रेटिकुलम में होता है। कहाँ होता है स्टोर? कैल्शियम आयन का स्टोर सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम में होता है, तो आपको जो रेस्ट फेज में जो मतलब जो पॉइंट था वो आपको मैंने नोट डाउन करा दिया। इसके बाद डायग्राम बना करके जो रेस्ट फेज है उसको समझाएंगे। तो मायोसिन, इस रेस्ट फेज में मायोसिन मांसपेशियों में तंत्र का आवेश नहीं आते, मतलब जो नर्व इम्पल्स होता है वो जनरेट नहीं होता है, वो नहीं आते हैं, मतलब कहते हैं इलेक्ट्रोलाइट्स, मतलब काम नहीं करते हैं, जैसे करंट नहीं दौड़ता है। जो करंट कहते हैं, तो हमारी बॉडी में करंट किसके कारण दौड़ता है? तो नर्व इम्पल्स के कारण दौड़ता है। तो इसमें क्या है, मांसपेशियों में तंत्र का आवेग में जब रेस्ट की अवस्था में होती है तो उसमें नर्व इम्पल्स नहीं आते हैं। तो मायोसिन अनचार्ज रहता है, वो चार्ज नहीं हो पाता। मायोसिन क्या रहता है? अनचार्ज रहता है। जो एटीपी क्रॉस ब्रिज रहता है वो क्या है? दूर दूर रहते हैं।
एटीपी के दो नेगेटिव तथा एक्टिन का जो ट्रोपोनिन होता है तो उसके भी दो नेगेटिव चार्ज के साथ वो रहता है। एक्टिन के दो प्रोटीन होते हैं, ट्रोपोनिन व ट्रोपोमायोसिन। एक्टिन व मायोसिन अनकपल रहते हैं, मतलब दूर दूर रहते हैं, पास नहीं रहते हैं। और जो कैल्शियम आयन का स्टोर है तो वो कहाँ होता है, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम में होता है। अब इसका हम डायग्राम देख लेंगे। पहले क्या है, एक्टिन रहेगा, फिर इधर से ही मायोसिन रहता है, फिर क्या है, एक्टिन रहेगा। ठीक ऐसे आप बना लीजिएगा, आप भी ऐसे एक्टिन रहेगा, फिर मायोसिन रहेगा, फिर एक्टिन रहेगा, फिर एक्टिन रहेगा, फिर मायोसिन रहेगा, फिर एक्टिन रहेगा। ऐसे आपका बन गया। आप इसको चाहो तो आप थोड़ी सा ऐसे बना सकते हैं। ब्लैक ब्लैक साइड में बनाएंगे, साइड साइड होते हैं वो क्या है, एक्टिव रहेंगे। मायोसिन क्या है, बीच में रहेगा। यहीं पे आपके आई बैंड, ए बैंड, जेड बैंड, एस बैंड जो भी है इसी पे बनेगा। इसके बाद ये क्या है, मायोसिन है। मायोसिन ये क्या है, मायोसिन। यहाँ पे आप लिख लीजिए मायोसिन। मायोसिन ये क्या है, एक्टिन। ठीक, ये एक्टिन है। अब आपने इस बना लिए, ये जो साइड साइड है सब ये क्या हो जाएंगे, एक्टिन हो जाएंगे। ठीक है। अब जो यहाँ से जो यहाँ तक होगा ये क्या होगा, जो इधर से और इधर तक की लाइन होती है, जेड लाइन भी इधर से ही ऐसे जेड लाइन बनती है। और जो बीच की जो इधर होता है वो क्या होगा, सार्कोमियर। क्या कहलाएगा ये, इधर जेड लाइन लिख दें, जेड लाइन, जेड लाइन ऐसे इधर पूरे इधर इसमें ही आधा जेड बनेगा, एक पूरा जेड बनेगा, तो जेड लाइन। तो इन जेड दो जेड लाइनों के बीच की दूरी क्या कहलाएगी, सार्कोमियर। क्या कहलाएगी, सार्कोमियर कहलाएगी। अब इसी में इधर देख लीजिए, जो एक्टिन होता है वो थिन होता है या थिक होता है, या मायोसिन मतलब इसी को। तो एक्टिन में कितने शब्द आ रहे हैं इनसे पता कर लीजिए, ACTION। इसमें 5 शब्द हैं, तो ये क्या पतला हो जाएगा। मायोसिन में 6 शब्द आ रहे हैं। तो एक्टिन कैसा होता है, एक्टिन कैसा होता है हमारा, पतला होता है। पतला, इसे हम क्या कहेंगे, थिन। क्या कहेंगे, थिन कहेंगे। और जो मायोसिन होता है वो कैसा होता है, मायोसिन ठीक होता है, मोटा फिलामेंट होता है। कैसा होता है, मोटा, ठीक होता है। अब जो संकुचन की इकाई होती है वो क्या होती है, सार्कोमियर। यहाँ भी लिखा हुआ है मैंने, ये भी आप लिख लीजिए। क्वेश्चन बनता है कि संकुचन की इकाई क्या कहलाती है, संकुचन की इकाई, इकाई क्या होती है, सार्कोमियर। सार्कोमियर, ठीक है। तो आपको इधर तक समझ में आ गया होगा। अब आपके बैंड बनेंगे, तो जो इधर से बनेगा वो यहाँ से यहाँ तक क्या बनेगा, ए बैंड। क्या बनेगा, ए बैंड, ए बैंड बनेगा। ठीक। और जो हमारे ये बने हुए हैं एक्टिन के यहाँ पर, तो यहाँ कैसे बनेंगे बैंड, आई बैंड बनेंगे। आई बैंड कैसा बनेगा, आई बैंड, या इसी को हम कहते हैं लाइट, लाइट बैंड भी कहते हैं। आई बैंड को ही क्या कहा जाता है, लाइट बैंड कहा जाता है। यहाँ से हमारी जेड लाइन बनेगी। जैसे एक को उठा लेते हैं, जैसे हमने इधर उठाया, तो ऐसे क्या है, ये जेड बन रहा है, बन रहा है। तो ये क्या है, जेड लाइन है। इधर से ही एक आधा बनेगा जेड, पूरा बनेगा।
और जब एक्टिन और मायोसिन पर क्या है, स्लाइड करता है। जो एक्टिन होता है मायोसिन पर, अब ये एक्टिन है तो मायोसिन पे क्या करेगा, ये स्लाइड करेगा। जब मायोसिन पर जो स्लाइड करता है तो जो उसकी वास्तविक लंबाई होती है, वास्तविक लंबाई पर तो उसके कोई परिवर्तन नहीं होता, लेकिन मांसपेशियों में क्या है, संक्षेप हो जाता है। लेकिन क्या है, मांसपेशियों में संक्षेप हो जाता है। जब एक्टिन मायोसिन पर, जब एक्टिन मायोसिन पर स्लाइड करता है, फिसलता है, यहाँ से यहाँ पर ये स्लाइड करेगा, फिसलेगा तो क्या है, जो इसकी वास्तविक लंबाई होगी, स्लाइड करता है तो उसकी वास्तविक लंबाई पर क्या है, कोई परिवर्तन नहीं होता। तो मायोसिन की वास्तविक लंबाई पर कोई परिवर्तन नहीं होता, लेकिन क्या है, ये संक्षेप हो जाता है। लेकिन मांसपेशी में क्या संक्षेप हो जाता है, लेकिन मांसपेशी में संक्षेप हो जाता है, मांसपेशी में संक्षेप हो जाता है। आप इन्हीं को ऐसे ऐसे भी, जो लाइन है ऐसे करके लाइन करके भी आप ऐसे खिंचा सकते हैं। ये क्या है, मायोसिन। तो मायोसिन कैसा फिलामेंट है, तो मायोसिन थिक फिलामेंट है, मोटा फिलामेंट है। और जो एक्टिन है वो पतला है। और एक्टिन किस पर स्लाइड करता है, तो मायोसिन पर स्लाइड करता है। जो मायोसिन की लंबाई है तो इस पर कोई परिवर्तन नहीं आता, लेकिन मांसपेशी में संक्षेप आ जाता है। इसमें रेस्ट प्लेस में जो पॉइंट वाइज थे वो मैंने पॉइंट लिखा दिए थे, और ये आपका डायग्राम है। तो यहाँ से यहाँ तक वो जो जेड लाइन होती है, इसके जो बीच की इकाई को हम सार्कोमेयर कहते हैं। बस इतना ही बनता है। क्वेश्चन आपका यहीं से आएगा। एक्टिन कैसा फिलामेंट है, मायोसिन कैसा फिलामेंट है, संकुचन की इकाई क्या कहलाती है, वो मैंने लाइन आपको साइड से ही लिखा दिए हैं कि जो क्वेश्चन बनेगा वो यहीं से बनेगा। और ये जो आई बैंड कहाँ बनेगा, तो एक्टिन पे बनेगा, ए बैंड मायोसिन पे बनेगा, और जेड लाइन के बीच की जो वो होती है तो उसको क्या कहते हैं, तो सार्कोमेयर कहते हैं। फिर इसके बाद जो दूसरी अवस्था है, उत्तेजनशील अवस्था। फेस उत्तेजनशील अवस्था, उत्तेजनशील अवस्था। जो उत्तेजनशील की अवस्था होती है तो उत्तेजित कौन करता है, तो जो नर्व इम्पल्स है वो क्या है, जनरेट हो जाएंगे, क्योंकि नर्व इम्पल्स की ही वजह से ही तो करंट फैलता है। तो हमारे जो इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं वो क्या होते हैं, ऐसे भी पूछ जाता है कि इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होते हैं। तो जो हमारे सोडियम, पोटेशियम, ये कार्बन, जो भी हमारे ऐसे पोषक हैं तो वो क्या है, हमारे इलेक्ट्रोलाइट्स में आते हैं। ये क्या करंट को जनरेट करते हैं। तो इसमें क्या है, नर्व इम्पल्स जो उत्तेजनशील की अवस्था होगी, इसमें जो नर्व इम्पल्स हैं वो क्या है, जनरेट हो जाएंगे, और तंत्रिका आवेग क्या है, एक्टिव हो जाते हैं। जो तंत्रिका के आवेग है, जो इम्पल्स है वो क्या है, एक्टिव हो जाएंगे,
और करंट मतलब करंट धारा का क्या है, पूरी मांसपेशी में प्रभाव हो जाएगा और होने लगता है। कैल्शियम आयन क्या है, रिलीज हो जाते हैं। एक्टिन मायोसिन से क्या है, चिपकने लगता है। उसमें क्या था, अनचार्ज थे, तो एक्टिन और मायोसिन क्या दूर दूर रह रहे थे, इसमें क्या होते हैं, चिपक जाते हैं। आपको उत्तेजनशील अवस्था में इतना ही आप पॉइंट वाइज भी नोट भी कर सकते हैं कि उत्तेजनशील अवस्था में क्या होता है। तो जो उत्तेजनशील अवस्था होती है तो उसमें क्या, नर्व इम्पल्स मतलब तंत्रिका आवेग क्या है, जनरेट हो जाता है। तंत्रिका आवेग क्या होता है, जनरेट हो जाता है, जनरेट हो जाता है, जनरेट हो जाता है, हो जाते हैं। और दूसरा पॉइंट हो जाएगा इसी पर कि तंत्रिका आवेग क्या, एक्टिव हो जाते हैं। जो तंत्रिका आवेग होता है वो क्या होते हैं, एक्टिव हो जाते हैं। तंत्रिका आवेग एक्टिव हो जाते हैं, एक्टिव हो जाते हैं। धारा का भी क्या होता है, एक्टिव हो जाते हैं। और धारा का क्या है, मतलब करंट उसी को क्या कहते हैं, हम धारा कहते हैं। तो करंट मतलब धारा का प्रवाह होने लगता है। धारा का प्रवाह मतलब धारा का प्रभाव में आने लगता है। करंट में धारा में प्रवाह आने लगता है, प्रवाह आने लगता है। आने लगता है धारा मतलब करंट, धारा में प्रवाह आने लगता है। कैल्शियम आयन रिलीज हो जाते हैं। जो कैल्शियम आयन होते हैं, आयन क्या है, रिलीज हो जाते हैं, रिलीज हो जाते हैं। कैल्शियम आयन रिलीज हो जाते हैं। और एक्टिन है वो किससे चिपकने लगता है, एक्टिन मायोसिन से क्या होता है, मायोसिन से चिपकने लगता है, मायोसिन से चिपकने लगते हैं। एक्टिन मायोसिन से चिपकने लगते हैं, चिपकने लगते हैं मतलब कि स्लाइड करने लगते हैं। रीजेनरेशन फॉर्म भी बोल सकते हैं। जो तो इसमें इतना ही। एक्सप्रेशन फेज में उत्तेजनशील अवस्था में होता है, जो तंत्रिका आवेग होता है वो क्या है, जनरेट हो जाता है। नर्व इम्पल्स क्या हमारे एक्टिव हो जाते हैं, कार्य करने लगते हैं। और हमें मतलब इधर की क्योंकि अगर हमारी बॉडी में करंट का प्रभाव होता है तो वो नर्व इम्पल्स से होता है। जब वो ही अनचार्ज रहते हैं या कार्य नहीं करते हैं तो हमारी मांसपेशी क्या है, उतना वर्क नहीं करती है। और जो तंत्रिका आवेग है एक्टिव हो जाता है। करंट में धारा का प्रभाव पूरी बॉडी में होने लगता है। कैल्शियम आयन है रिलीज हो जाते हैं। एक्टिन भी मायोसिन से क्या है, चिपकने लगता है। मतलब ये सोचो कि वो चार्ज हो जाते हैं तो क्या वो भी अपना वर्क करने लगते हैं। फिर तीसरा है संकुचन की अवस्था मतलब कॉन्ट्रैक्शन फेज। तो जो ये तीसरी अवस्था है तो वो हम कल की क्लास में देखेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू। और ये जो स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी है तो हम जब कल पढ़ाएंगे तो इसको दोबारा से रिपीट करके ही पढ़ाएंगे। इसके बाद ही आपको थर्ड फेज पर लेकर जाएंगे। थैंक यू।